नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। अब जीत कैसे हुई, कौन मुख्यमंत्री बना, इसकी तो लगातार कवरेज हो ही रही है, लेकिन यह जीत किस बिना पर हासिल हुई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई चेहरा वो तो काम करता दिखाई दिया। सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए थे, लेकिन उसकी अगुवाई दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो तथाकथित जन कल्याणकारी नीतियां थी, जिन्हें हम रेवड़ी भी कहते हैं, राजनीतिक जमात में यह विवाद बहुत महीनों से चल रहा है, किसकी सेवा सेवा, किसकी मेवा मेवा। रेवड़ियों को इन खांचों में भी लगातार बांटा जा रहा है। अब विष्णुदेव साय और मोहन यादव, उन्होंने तो शपथ भी ले ली, और भजनलाल शर्मा भी शपथ ले लेंगे, यानी कि यह सरकार तो बननी है अब बीजेपी की, वो चलेंगी, डबल इंजन सरकार होगी। ताज बीजेपी के सर पर है, लेकिन सत्ता का जो ये ताज होता है, ये कांटों भरा होता भी है। ये जो वादे इरादे पेश किए गए थे, अब उन्हें पूरा करने की भी बारी है और वो जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में थोड़ा खंगालने की जरूरत है कि क्या क्या वादे किए गए और इस वक्त माली हालत क्या है इन 3 राज्यों की, क्योंकि इसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। तो वादों में एक लंबी झड़ी लगा दी थी, कांग्रेस ने भी लगाई, लेकिन बीजेपी के वादों पर ज्यादा भरोसा करते हुए दिखी जनता, वो राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की। अब राजस्थान में, बल्कि तीनों ही राज्यों में किसानों की सबसे पहले बात करूं तो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया गया है और 3200 रुपए तक दाम देने की बात की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का। जबकि धान का समर्थन मूल्य दरअसल केंद्र में 2183 रुपए है और 2275 रुपए गेहूं का है। तो 400-500 रुपए गेहूं पर ज्यादा मिल जाएंगे, 900 रुपए के करीब और ज्यादा मिल जाएंगे क्या? यहां के किसानों को यह अपने आप में मूल सवाल है। और फिर बाकी देश के राज्यों के जो किसान हैं, वो क्यों नहीं मांग करेंगे कि भाई कुछ राज्यों में दे सकते हो तो केंद्र में भी उतना बढ़ा दिया जाए। एमएसपी की गारंटी को लेकर, उसे कानूनी जामा पहनाने को लेकर 378 दिन किसान आंदोलन भी चला था। 750 किसान शहीद भी हुए थे, उन्होंने जान गंवा दी थी इस आंदोलन के दौरान। और एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात कही गई थी और पिछले साल जून जुलाई में बाकायदा वो कमेटी का गठन भी हो गया था। लेकिन एमएसपी बाकी जगह क्या प्रभावी बनी है? और महंगाई की मार को लेकर, जिसमें रसोई गैस एक बड़ा पुट देता है, तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर, बाकी देश भर में लोग 850 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, और यह भी तब जब 300 रुपए की सब्सिडी हो गई है, वो बढ़कर 500 भी हो गई। तो 3 राज्यों में ही क्यों? गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से, वहां पर क्यों नहीं मिलेंगे? या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलेंगे? यह अपने आप में कुछ अहम सवाल हैं। और लाडली बहना योजना 8 महीने से चला रहे थे शिवराज सिंह चौहान, अब उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं, वो पैसे क्या मिलते रहेंगे? 3000 रुपए की राशि की भी बात की गई है, और 2 लाख रुपए का बॉन्ड अगर एक महिला, एक बच्ची बल्कि मैं कहूं, घर में पैदा होती है, बुजुर्गों को पेंशन देने की भी बात की गई है। यह हर जगह की बात है। 2.5 लाख युवाओं को, अब एक और अहम सवाल महंगाई के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो है बेरोजगारी का सवाल। तो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की है, सरकारी। यहां पर वो नहीं, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कीजिए, ये तो रोजगार सृजित करने की बात कही थी, बाद में नुआंस कर लिया था। केंद्र में जो लगभग अब
9.5 साल पहले वादा किया गया था। तो 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा है। अब जब वादे किए जाते हैं तो उसका असर खजाने पर भी पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल 16 जुलाई से देश को, आपको, मुझको दर्जन बार से भी ज्यादा बार याद दिला चुके हैं, आगाह कर चुके हैं कि ये जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देगा। कर्ज लेकर घी पीने की आदत हमें छोड़नी होगी, पर यह आदत तो हर राजनीतिक दल लगा रहा है। और इन जन कल्याणकारी नीतियों के चलते जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना की गूंज साफ सुनाई दी थी। आदिवासी इलाकों में जो फॉर्म भरवाए गए उसकी गूंज हमने छत्तीसगढ़ में देखी। राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। और जो रेवड़ियां, अब मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अशोक गहलोत ने बांटी थी, उसमें तू डाल डाल में पात पात का खेल बीजेपी भी साफ करती दिखाई दी थी। भाई 25 लाख रुपए की बीमा की बात थी तो उसका बराबरी करने का मन बनाती दिखी थी बीजेपी। अब सवाल आता है, खजाने का हाल क्या है? राजस्थान पर 2019, अब यहां पर गौर कीजिएगा, 2019 में 3,11,854 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 5,37,012 करोड़ हो चुका है। कुल मिलाकर 72% का इजाफा। और प्रति व्यक्ति राजस्थान में कर्ज है 66,277 रुपए। मध्य प्रदेश में कर्ज 1,95,178 से बढ़कर 3,78,617 करोड़ हो चुका है। 94% का इजाफा हुआ 4 साल में। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 68,982 करोड़ का कर्ज 2019 का अब बढ़कर 1,18,166 करोड़ हो चुका है। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पर वादे के लिए पैसा भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ये कांटों का ताज भी होगा क्या? और सर पर हैं 2024 के चुनाव। और जिस तरह से कर्नाटक हो या हिमाचल, जहां पर गारंटियों की बिना पर 7 गारंटी दी थी कर्नाटक में, कांग्रेस ने, और सरकार बनते ही जवाब तलब किया गया था और सही किया था। बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका में थी वहां पर कि अरे भाई क्या किया, ये वादे पूरे क्यों नहीं किए गए, कब करेंगे, टाइमलाइन क्या होगी? तो वही सवाल पलटकर अब मुंह बाय खड़ा होगा क्या बीजेपी के लिए इन 3 राज्यों में? और इन 3 राज्यों में गरीबी की अगर मैं बात करूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो 15, 21 और 16% है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं राजस्थान में, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 48 लाख का है। और जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे कहीं कम इन तीनों राज्यों में है। विपक्ष क्या इस पर हमलावर होगा या बीजेपी वो नैया पार लगा देगी वादों की और उसमें डबल इंजन की क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में सवाल क्या है उस पर आऊं उससे पहले यह भी बता दूं, क्या आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्तर पर भी यही रेवड़ियों का खेल करना अब दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, की मजबूरी भी हो जाएगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, डबल इंजन सरकार, वादों की नैया होगी पार और 24 की तैयारी, रेवड़ी किस पर पड़ेगी भारी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाहिद लारी खान, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें दबंग भी कहता हूं, आंकड़ों के माहिर भी हैं,
दिबांग भी स्टूडियो में मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो अभी बीजेपी की तरफ से नुमाइंदा नहीं है, तो शुरुआत आपसे करता हूं। अभी महेश वर्मा से भी सवाल पूछूंगा। अब रेवड़ियां तो बांट दी, जन कल्याणकारी नीतियां तो चालू करने का वादा कर दिया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। अब ये बड़ी चुनौती है सामने, सरकार तो बन गई ए.के. वाजपेयी। देखिए, ये तो सबको जानकारी में है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी का विरोध किया है, लेकिन ये संविधान का मैंडेट है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, तो गरीब गुरबों के लिए काम करेंगे। ये उसी का हिस्सा है। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं संदीप जी, लैपटॉप आप बगैर ये जांचे कि किसको ज़रूरत है, किसके पास पैसे नहीं है, सबको थोड़ी बांट दोगे लैपटॉप। जिसके पल्ले पैसे हैं उसको ही बांटो, जिसके पास गरीब है उसको तो चलो बांट सकते। नहीं, इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा है। 2700 रुपए गेहूं के दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 धान के। बिल्कुल ठीक है, बढ़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो वहां दिए जाएंगे, तो पूरे देश में भी दिए जाएंगे। संदीप जी, पहले एक बात बड़ा क्लियर कर ले, मोदी जी ने अपनी गारंटी को पूरा करने की गारंटी मानी है। हाँ। ये कह रहे हो तो पर रेवड़ियों को लेकर ये भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ बड़ी क्लियर है, और ये बड़ा इसीलिए डिफरेंस क्रिएट किया। पर रेवड़ियां बाकी भी है ना। रेवड़ियां नहीं कहेंगे उसको। अच्छा, रेवड़ी ना, यही तो फर्क है। अच्छा, देखो, यही कांग्रेस कह रही थी, वो रेवड़ी आपके घोषणा पत्र में वो सेवा हो जाती है उनकी मेवा। जनता अपने आप जज कर लेगी कि क्या पैसा किसका है। हाँ। जनता का पैसा है। हाँ। वो अपने आप समझेगी कौन सी रेवड़ी है, कौन सी रेवड़ी नहीं है। वही मैं उदाहरण दे रहा था कि लैपटॉप अगर आप एक सिरे से बांटेंगे बगैर ये जांचे कि ये गरीब की जरूरत है कि नहीं है, मतलब सब क्लास को अगर आप लैपटॉप बांटेंगे तो वो रेवड़ी हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर बांटेंगे, अरे भाई, अब घोषणा पत्र पे आ जाइए ना, जो वादा किया था उस पर। हमने कब कहा कि हम सबको लैपटॉप देंगे या मोबाइल देंगे? हमने तो ये बातें कर, लैपटॉप मोबाइल की बात ही नहीं कर रहा हूं संदीप जी। मैं तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की, लाडली बहना योजना है, या 3000 रुपए महिला प्रमुख को दिए जाएंगे, या 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सारे वादे जो बीजेपी ने कमिट किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, ये जनता को विश्वास है, इसीलिए उन्होंने उनको वोट दे दिया। यही तो बड़ी चुनौती, यही मैं पूछना चाहता। एक मिनट महेश वर्मा, अब बड़ी चुनौती जो वादे किए थे उनको निभाने की भी आ गई है, सरकार बन गई, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। चारों खाने चित किया आपने कांग्रेस को इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में। निश्चित रूप से संदीप भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी बुनियाद यही थी, और हमारी जीत की अगर बुनियाद अगर यही है जो आज आप जिसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से आप किसानों की मदद करिएगा, किस प्रकार आप जवानों की मदद करिएगा, किस प्रकार से आप आवास के लिए धन जुटाइएगा, किस प्रकार से आप जो एमएसपी पे खरीद करिएगा, यही आप चुनौती बता रहे हैं ना। ये सारी चीजें जो है, छत्तीसगढ़ में जितना बजट था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई सारे फंड्स। तो सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार आप खत्म करेंगे तो ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ये तो चुनौती है ही नहीं। और हमारी जहां भी सरकार बनेगी वहां हम बता रहे हैं कि सबसे पहले यही काम होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त योजना और भ्रष्टाचार मुक्त उसका क्रियान्वयन, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो मतलब राजस्थान, मैं समझ गया आपकी बात महेश वर्मा। एक मिनट, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार था, उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार नहीं है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो वहां के किसानों को भी 2700 रुपए गेहूं के और 3200 रुपए धान के दाम मिलेंगे आने वाले दिनों में। राज्य सरकार की जहां गुंजाइश है, अच्छा, वहां गुंजाइश नहीं है, मुझे लगता है कि भाई हाँ वहां मिलना चाहिए। नहीं, अच्छा, यहाँ गुंजाइश है। मैंने वो आंकड़ा दिया था, वो आप थोड़ा सा देर से जुड़े, मैं जरा आंकड़ा बता दूं। 5 लाख, एक मिनट सुनिए ना, 5,37,000 12 करोड़ का कर्ज है राजस्थान पे। 72% का इजाफा हुआ 4 सालों में, और 3,78,617 करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। इतना बजट भी नहीं है, 3 लाख करोड़ का तो बजट है और 3,78,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है। संदीप भाई, ये देश में जब मनमोहन सिंह जी जैसे महान अर्थशास्त्री जब 12 लाख करोड़ का बजट पेश करके और विदा हुई सरकार यहाँ से, तब आपके देश पे जो है 55 लाख करोड़ के आसपास थी जो कर्ज लिया गया था, और उसके बावजूद भी 12 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश किया गया। और आज के डेट में 155 लाख का
कर्ज है, हाँ, लेकिन उसके अच्छा बावजूद भी आपने खुद 50 बोल लाख दिया। करोड़ का हम जो है कहीं खर्चा कर रहे हैं। 45 लाख हाँ, करोड़। वो इसलिए क्योंकि अगर उससे कहीं 12 लाख करोड़ को 45 लाख करोड़ या 55 लाख करोड़ जो भी है, उस समय फिगर जो नहीं, था, मैं बजट की लेकिन फिगर बता रहा हूँ, इससे 55 जो लाख है करोड़ था कर्ज तो, हाँ। मैं सर 50 लाख का एक्सपेंस आज अनुमानित खर्चा जो है भारत सरकार का वो 50 लाख करोड़ के आसपास आना है। और आज के डेट में हम, उस समय ये कहा जा रहा था कि भाई गली मोहल्ले का जो है मुख्यमंत्री जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कुछ नहीं होगा और कोई अर्थव्यवस्था, उस समय 9वें 10वें पायदान पे हम थे, आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे पायदान पे पहुंचने वाली है। महेश वर्मा, मैंने मान लिया कि जो वादा है वो आप उसे पूरा करेंगे। यहां पर तो भ्रष्टाचार था, तो जब 2700 रुपए पर गेहूं और 3200 रुपए पर धान आप खरीद लेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो भाई भ्रष्टाचार तो है नहीं। वहां तो डबल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में और हरियाणा में, भाईजान, तो वहां भी तो देंगे ना, हैरानी हो, ये दाम देंगे ना एमएसपी के। गुजरात में, अरे मेरे भाई, गुजरात में, हाँ, गुजरात में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? गेहूं होता है, धान होता है, मूंगफली होता है, या मोटा अनाज होता है, क्या होता है? हाँ। पहले ये समझने की उनके अच्छा, ऊपर हरियाणा में क्या होता है? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हरियाणा में, वहां हमें क्या खरीदना है? हरियाणा में 2183 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा में गेहूं होता है, हरियाणा में चावल नहीं होता। अच्छा, नई MSP जानकारी पे दे रहे खरीदारी हैं। हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आप, अरे भाई, 2183 रुपए पर खरीदा जा रहा है ना। MSP पे खरीदारी हो रही है नहीं, तो MSP 3 राज्यों में बढ़ा दी, बाकी राज्यों में नहीं, तो ये किसानों के साथ हमारी घोषणा नहीं होती क्या? नहीं संदीप भाई, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। ना, ये गलत तरीके से चीजों को पेश करने का गलत तरीके से पेश कर रहा हूं। ये रहता है सवाल, ये नहीं चलेगा। आप हरियाणा में, हाँ, घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि हम MSP पे खरीदेंगे। हम जब MSP की बात करते हैं उसका रेट क्या है, तो अब बाकी राज्यों में भी बढ़ जाएगा। सवाल सीधा है, जो भी है, इरिटेट क्यों हो रहे हैं? क्या मैं इरिटेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आप उसको जो कनेक्ट कर रहे हो ना कि हरियाणा में नहीं हो रहा, हरियाणा और पंजाब में चलो पूरे देश में लागू रहा है और उसी पे खरीदारी हो रही है। गैस तो हर घर में इस्तेमाल होती है ना, और उज्ज्वला योजना के बाद तो आप ये हर कह जगह सकते हो। सुनिए ना, 450 रुपए में इन तीनों राज्यों में मिल जाएगी, बाकी जगह 850 में ही खरीदेगा कि बाकी लोग भी अब 450 में उन्हें सिलेंडर मिलेगा? स्वाभाविक है कि जिस राज्य की में जिस तरह के वादे किए गए हैं, उस वादे को निभाने का हमारी मतलब 100% कोशिश होगी। हम जहां तक वो राज्य सक्षम है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कहिएगा कि मध्य प्रदेश जो है पेट्रोलियम ज़्यादा में बेचता था, छत्तीसगढ़ में कम रेट पे बेचे जाते थे, राजस्थान में ज़्यादा रेट पे बेचे जाते हैं, वहां आप कुछ कम करिएगा कि नहीं पेट्रोलियम की कीमतों को? वो हमारी पहली प्राथमिकता है। किसान सम्मान निधि में 6000 रुपए मिलते हैं देश के किसानों को, 10 करोड़ करीब किसानों को। इन तीन राज्यों में 12,000 रुपए तक बढ़ाने की बात की है किसान सम्मान निधि। सब जगह बढ़ेगी 12,000 रुपए? सर, पहले ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा और भी राज्य सरकारें जो है वो किसान सम्मान निधि के साथ जो है प्लस करके पैसा दे रही है। बिहार में भी है मेरे भाई। अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है ऐसा कर रही है, कोई और सरकार नहीं कर रही है? कई सरकारें ऐसा कर रही है। तेलंगाना में था, आंध्र प्रदेश में है। नहीं, आप देख मैं तो लीजिए। क्लैरिटी चाह रहा हूं कि इन 3 राज्यों तो ये के अलावा सवाल नहीं है, बाकी राज्यों में भी, जैसे 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है राजस्थान में, ये कितने दिनों में सृजित हो जाएंगे? दिनों में नहीं मेरे भाई, दिनों में कोई चीज़ जो है सृजित करने का काम अगर होगा तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ आपके मतलब जनता के आंख में धूल झोंकने वाला काम है, दिनों में नहीं। तो कोई लेकिन हाँ, टाइमलाइन ये है? जरूर है कि हम उस तरह का बाजीगरी और टाइमलाइन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप एक बड़े महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं। आज हमारे सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है, चुनौती ये भी है कि लोकसभा चुनाव भी हमें लड़ना है। जनता को कहीं ना कहीं परखने का काम मिलेगा। ये 3-4 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है और हमें जम के और डट के काम करना होगा। और ये विपक्ष जो है इस मामले में हमें छोड़ेगा नहीं, हम इस चीज को जानते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को सामने रख के मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था कि भाई 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, चलो वो तो रोजगार की जी, सरकारी नौकरियां नहीं है।
अभी केंद्र सरकार में ही 40 लाख जो कुल मिलाकर पद हैं, उनमें से 9,79,000 खाली पड़े हुए थे। आखिरी के 10-12 महीनों में आपने वो 5-6 लाख पद आप मुश्किल भर पाए हैं, नया सृजन नहीं हुआ है। यहाँ 2.5 लाख एक राज्य की बात हो रही है, मैंने इसलिए सवाल पूछा। वो फिर नहीं, देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए कारगर कदम, और जो भूमिहीन हैं जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए मकान, लोगों की रोजी रोटी का अच्छा प्रबंध, सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। प्राथमिकता में पैसे भी आते हैं ना, ये अच्छा पक्के मकान की बात आपने याद दिला दी। लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 जो लाभार्थी हैं सभी के लिए पक्के मकान बनाने का भी आपने वादा किया है। इसीलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश में कर्ज है 3,78,617 करोड़ और बजट ही पूरा है 3,02,000 करोड़ के का। तहत मकान कहां? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि बजट में 1 साल के अंदर वो बना के हमने देने की बात कही, या 5 साल के भीतर वो सारी हम योजनाओं को लागू कर पाएंगे, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? ठीक है, 5 साल की सरकार है और वादा किया है निभाएंगे। 5 साल की सरकार है। रोहन गुप्ता क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल संदीप जी, मुझे लगता है कि जब अब चुनाव के परिणाम आ गए हैं तब जनता ने एक मैसेज दिया है कि 3 राज्यों में भाजपा पे भरोसा किया है। अब भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि अभी तक जो खुद के वादों को जुमले बना के हवा में उड़ा देते थे और विपक्ष के वादों को रेवड़ियां बना के उसका मजाक उड़ाते थे, अब उनको वो वादे पूरे करने की उनकी जिम्मेदारी उनके सर पे आ चुकी। आज तक हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, 10 साल हो गए, सारे वादे, आप 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, किसान की आय दुगनी करने की बात करें, हर भारतीय को घर देने की बात करें, 5 ट्रिलियन की बात करें, ऐसे कम से कम 10 वादे हैं जो आज हम जुमले बन के पूरा देश उसका आज भी इंतजार कर रहा है कि जुमले कब पूरे और मैं ऐसे ही 10 वादे, 1 मिनट रोहन इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे 10 वादे भी गिनवा सकता हूं जो पूरे किए गए और उसकी बिना पर भरोसा इन वादों पर, क्योंकि ऐसे ही वादे आपने भी किए। बीजेपी पर जनता ज्यादा करती दिखाई देती है। वो उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि, आपने तो 72,000 की न्याय योजना लाए थे, नहीं मानी जनता ने, वो 6,000 पर ही भरोसा किया। मैं वही कह रहा हूं कि अगर जनता ने उन पर भरोसा किया है, जो उनके सारे मुख्य वादे थे, जुमला हमने तो नहीं कहा, जुमला तो उन्होंने कहा है। आज तक जो विपक्षी पार्टियां कर रही थी, जो कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही थी, उसको रेवड़ी हमने तो नहीं कहा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जनधन खाते खोले गए, मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं, संदीप जी, जल में नल आ रहा है। थोड़ा सा समय दे दे, मैं मेरी बात को खत्म करूं फिर आप करिए। देखिए एक चीज होती है कि आपने जनता को क्या वादे किए। हर सरकार है, काम तो करेगी, कुछ ना कुछ तो डिलीवर करेगी, पर क्या आपने जो वादे किए थे वो डिलीवर किया? क्या आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा डिलीवर किया? नहीं किया। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया? आपने नहीं किया। हर भारतीयों को घर देने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। 15 लाख हर भारतीय के अकाउंट में देने वाले थे, वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो जो वादे स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जी अपने सारे भाषण में 2014 में दे रहे थे, आज वो सारे उनके लिए जुमले हैं। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगा संदीप, देखिए 3 राज्यों में जब भी कांग्रेस पार्टी सीरियसली अपने वादों की या गारंटी की बातें करती थी, तब भी भाजपा उसका मजाक उड़ाती थी। जो भी कारण से आज वो सत्ता में आए हैं, अब उनके लिए उनके जो उनका वचन पत्र है या उनका मैनिफेस्टो के वादे उनके सरदर्द बनने वाला है। क्योंकि जो आपने अभी कहा डबल इंजन की बात की, तो मुझे बताइए गुजरात की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया भाजपा को वोट देके कि उनको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा? तो जो भी वादे आप जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये सवाल, तो ये वादे पलटकर जो आप वार कर रहे हैं, ये सारे मुंह बाए खड़े हैं। सवाल तेलंगाना में भी, और जो 7 गारंटी आप लेकर कर्नाटक में आए थे, उनको पूरा जमीन पर कब उतारा जाएगा? मैंने इसीलिए, वो वक्त लगता है, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पूछूंगा। महेश वर्मा ने कहा कि हम पूरा करेंगे, थोड़ा वक्त लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर ये सवाल आपके लिए भी मुंह बाए खड़े हैं। बिल्कुल संदीप जी, हम लोग करेंगे। और मैं बोल रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बोला, 5 साल होते हैं, समय लगता है और एक आपको बजटरी भी एलोकेशन करना पड़ता है। हमने शुरुआत कर दी, तेलंगाना में फ्री बस की हमने शुरुआत कर दी। आज हम कर्नाटक की बात करें, मेजोरिटी हमने वादे पूरे किए। हम ये कह रहे हैं कि आप शुरुआत तो कीजिए, अब भाजपा की सरकार बन गई,
मुश्किल से 3 उन्होंने मुख्यमंत्री चुन लीजिए। अब आप शुरुआत कीजिए, जनता आपको देख रही है। वहां पे चिरंजीवी योजना की बात करें या मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की बात करें, शुरू तो कर दीजिए। अब आप तो मुख्यमंत्री चुन के आ गए, शुरुआत कीजिए जिससे जनता को ये भरोसा है कि आपके वादे जुमले नहीं है और आप अपनी बात से मुकर नहीं जाएंगे। जो पहली हमने 10 साल से देख रहे हैं, आपके हर वादे जुमले हैं, इस बार जुमले नहीं होने चाहिए, तो जनता माफ नहीं करेगी। और एक चीज मैं संदीप जी कहना चाहूंगा, भले हम 4 में से 3 राज्यों में चुनाव नहीं जीते, देश की जनता ने एक अच्छी चीज करी है कि अब गारंटी की राजनीति सबको करनी पड़ेगी। जो भाजपा गारंटी को रेवड़ी बना के हवा में, अब उनकी जिम्मेदारी आ गई है। जनता ने उनकी रेवड़ियों पे भरोसा किया या उनकी जो नकारात्मक राजनीति पे भरोसा किया, वो तो जनता जाने, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं। पर अब जिनको रेवड़ी बना के मजाक उड़ाते थे, अब उन रेवड़ियों को पूरा करने की जिम्मेदारी भाजपा के सर पे है और उनको करना पड़ेगा। किसकी गारंटी में ज्यादा दम होगा लड़ाई 2024 के लिए? अब ये पूरा सवाल खुल गया है, मैदान खुल गया है एक वाजपेयी। वो तो 3 तारीख को रिजल्ट आए, परिणाम आए, सबने बता दिया किसकी गारंटी पे है। तो इसीलिए दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है क्या? हम दोहरी वैसे भी मान के चलते हैं। कांटों का ताज भी है ना, ये सत्ता का ताज, वो कांटों का ताज भी होता है। जिनके लिए होगा, इनके लिए नहीं है। ये काम करते रहते लोग हैं, करने वाले लोग हैं। और जीएसटी कौन लाया है? मतलब उसी में से चीजों में से निकाल के मैनेजमेंट प्रॉपर्टी करने में सक्षम है ये लोग। प्लीज, कोरोना में कितनी गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहते थे जीएसटी को, उसको ये भी कहते थे गुड एंड सिंपल टैक्स, पर अभी भी गड़बड़ शड़बड़ टैक्स ही बना हुआ है वो। अरे हर चीज के 3-4 पहलू है। पहला पहलू है कि रिकवरी महीने की गारंटीड हो रही है 1,70,000 करोड़। ये सोर्स जनरेट किया कि नहीं किया इस सरकार ने? 64% उसमें उसका 64% गरीब आदमी दे रहा है पुट। बिल्कुल दे रहा होगा। तो ये स्कीम किसके लिए? ये गरीब, यही हम डिस्टिंक्शन कर रहे थे कि जब आटा, दाल, चावल, दूध, पनीर, जो कृषि के उपकरण 18 से 28% तक जीएसटी लगा हुआ है। संदीप जी, मैंने पहले ही कहा, और को रिवर्ट भी नहीं मिलता, जीएसटी नंबर होता नहीं है किसान के पास। अल्टीमेटली जनता की जेब से ही आता है। अच्छा। और अगर सक्षम लोगों को भी टैक्स देना पड़े और जो सक्षम नहीं है उनको भी इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़े, ये और वो पैसा 1,90,000 करोड़ तक जीएसटी की कलेक्शन चली गई, उसमें 4% पुटी अमीर वर्ग का है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसी में से निकाल के ही तो हमको जनता को देना। और जो जनता हकदार है उस चीज की, जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा हुआ है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसकी हमको मदद करनी है। ये नहीं करनी कि जो महिला सक्षम है या जो परिवार सक्षम है, पर वो उसको भी आप मदद स्टेट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए ना, अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे होगा बताओ? हर स्टेट का बजट अलग है, सेंट्रल का बजट अलग है, तो उसके हिसाब से किसके कितने मीन्स हैं, किसकी कितनी। अच्छा, जब पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 120 से ऊपर, डीजल के 100 से ऊपर चले गए, तो जी वैट घटा दो। राज्यों पे जिम्मेदारी डाल दी, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी एक्साइज ड्यूटी के चलते, और वो भी एक्साइज वही रखी, एडिशनल सेस लगा लगा कर वो 27 लाख करोड़ जो सरकारी केंद्र के खजाने में आ गए, उसका ब्यौरा नहीं ना जी, वैट घटा दो। तो मतलब आप कह रहे हो नहीं आने चाहिए केंद्र के? अरे तो मैं वही तो आपके तर्क पर जा रहा था कि हर एक राज्य के अलग अलग वित्तीय संसाधन होते हैं। ये तो फैक्ट है, इसमें कहाँ दिक्कत है? एक अच्छा, तो राज्यों को कह दो। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ 450 का सिलेंडर 3 राज्यों में ही मिलेगा। संदीप जी नहीं, ये अब दूसरी तरफ चलेगा। पहले एक चीज तो डिसाइड कर लो। हाँ। केंद्र के सोर्सेज अलग हैं, राज्य के सोर्सेज अलग हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा। उसमें केंद्र की जो स्कीम है, केंद्र ज्यादा शेयर देगा, उसमें कुछ पैसा। गुजरात से ज्यादा धनाढ्य स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसका जवाब है। 450 का सिलेंडर की बात पूछ रहा था। हाँ, सिलेंडर का जहां तक ये सवाल कि इसमें ये भेदभाव क्यों है, हो सकता है सरकार उस पर काम कर रही हो। अच्छा, ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये परस्पर जो टक्कर है, कंपेटिटिव पॉपुलिज्म है, ये और बढ़ेगी। जनता की समस्याओं का समाधान ही मोदी है, ये समझ लो। हाँ। आज हो रही है, अब मान लो पेट्रोल की आपकी शिकायत है, जनता की शिकायत है, वो भी दूर होगी। अगर सिलेंडर की शिकायत है वो भी 10 साल में तो दूर नहीं हुई। ये 10 क्यों, अब ये कितने का बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। 47 साल का टारगेट अब दिया, की बार मोदी 47 सरकार साल का टारगेट दिया। 35 रुपए भी वो कुछ वो बाबा थे ना, ये क्या नाम था वो बाबा का, 35 रुपए में वो प्रचार करते थे कि मोदी सरकार आएगी 35 रुपए सरकार में थोड़ी प्रति लीटर। बाबा सरकार थोड़ी चलानी है। सरकार तो मोदी को चलानी है, किस तरीके से चलानी है, कैसे मैनेज करना, वो सब कर रहे हैं। 72 रुपए था 2014 में पेट्रोल। संदीप जी, आप कुछ भी 60 रुपए डीजल। देखिए, लोकतंत्र में जनता जवाबदेही $118 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। मैंने आपको जवाब दिया कि पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं।
लेकिन ये सरकार इतनी जैसे एक्साइज ड्यूटी 2.5 रुपए 2 रुपए 58 पैसे डीजल पर थी और 3.5 रुपए पेट्रोल पर थी। डीजल पर वो बढ़कर नहीं सॉरी माफ कीजिएगा 3.5 रुपए डीजल पर थी और 9.5 रुपए पेट्रोल पर थी। डीजल की बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे हो गई, पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे। इसका जवाब सीधा सा है, बड़ा सीधा, 10 गुना बढ़ी थी। नहीं, जवाब बड़ा सीधा सा है। हाँ। और सब्सटेंशियल जवाब है कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसके खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, उसकी इनकम कैसे मैनेज करनी है, यही तो सरकार का काम है। और गरीबों को, अंतिम पायदान वाले को कैसे मदद करनी है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये सरकार मैनेजमेंट कर रही है, उस पर जनता मोहर लगा रही है बाकायदा। तो ये तो पैसे की मैनेजमेंट का खेल है। जन कल्याणकारी नीतियां जो सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है इन 3 राज्यों में नाहेद, वो उन्हें पूरा करेंगे। और गारंटी, जहां तक बात है, भरोसा, मोदी की गारंटी ही गारंटी है। संदीप जी, गारंटी की अगर आप बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर माननीय मोदी जी की गारंटी चल गई, हालांकि वहां उनकी गारंटी नहीं चली। वहां जो चुनाव हो रहा था वो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा था वो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ जी था, और राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत जी था। क्योंकि अगर वहां मोदी जी की गारंटी चलनी थी तो मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी वर्सेस बघेल जी था। अच्छा। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति थी। और अगर मोदी जी की गारंटी चलनी थी तो गारंटी चलती तेलंगाना में भी, तेलंगाना में चलती मिजोरम में तो बीजेपी की ये स्थिति रही संदीप जी कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, चाहे रिटायर्ड हो चाहे इस्तीफा दिया, आपने खुद नई पार्टी खड़ी कर बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी मतलब वहां 2 सीट पाई, सिटिंग, ये खुद माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरे चेहरे पर वोट दो, कैंडिडेट ना देखो। वहां बीजेपी की ये स्थिति। गारंटी चलनी थी तो पंजाब में क्यों नहीं चली, वहां बीजेपी को 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। अभी जालंधर उपचुनाव हुआ तो 4थी पोजीशन पर थी बीजेपी, यहां तक बीएसपी से भी पीछे थी। और कर्नाटक में नहीं चली गारंटी, हिमाचल प्रदेश में नहीं चली। तो स्पष्ट है कि गारंटी पर नहीं हुआ है चुनाव, गारंटी पर नहीं हुआ। तमाम जानकार कहते घूम रहे थे और मैंने न जाने कितनी चर्चाएं की, अरे मध्य प्रदेश तो डन डील है, कांग्रेस जीत गई, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी तो सिर्फ राजस्थान में आगे है। ये ऐसे ही बातें चल रही थी। नहीं संदीप जी, देखिए राजस्थान की अगर आप बात करिए तो राजस्थान में तो सारे चैनल्स यही बता रहे थे, शुरू दिन से सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि वहां एक ट्रेंड है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो नॉर्मल कोर्स में 5 साल में सरकार बदल गई, वहां कोई गारंटी काम नहीं आई। मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी सरकार थी, भले ही बीजेपी ने बेईमानी से पिछली बार सरकार बना ली तो फिर भी बीजेपी की सरकार आ गई। छत्तीसगढ़ में भी पहले बीजेपी की सरकार सिर्फ आई नहीं, लगभग 100 सीटों का अंतर आ गई। तो कोई देखिए, लगभग 100 सीटों का अंतर, 20 सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी 40-45 सीटों का अंतर। ये कोई ऐसा नहीं कि क्लोज फाइट थी, क्लियर विनर बीजेपी साबित हुई है। नहीं ठीक है, मैं तो कह रही हूं कि बीजेपी जीती, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन जो आप बात करें कि गारंटी काम आई, उस पर मैं बता रही हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी जो बताते रहते गारंटी काम आई, तो तेलंगाना में तो ये गारंटी एकदम काम नहीं आई। वहां तो बीजेपी 2 डिजिट तक नहीं पहुंच पाई, वहां तो बुरी तरह से हारी बीजेपी। मिजोरम में बुरी तरह से हारी। जो लेटेस्ट चुनाव का बता रही हूं, तो गारंटी काम नहीं आई। मैं तो बता रही हूं कि जो स्टेट लीडरशिप थी इनके इन स्टेट्स में वो ज्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और वो ज्यादा अच्छे से काम करती रहे। जो आप बात कर रहे थे अभी रेवड़ियों की, तो अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कहा इन्होंने। कहा उत्तर प्रदेश में कहा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं आपको केवल 2 दिन का बता देती हूं कि अभी देखिए कल जो है बीजेपी के दुद्धी, सोनभद्र दुद्धी के एमएलए राम दुलार गौर को जो है दोषी पाया गया। किसमें? रेप के मामले में, एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के एक सांसद का आया कि कई 100 करोड़ उनके ठिकानों से बरामद हुई, तो बीजेपी ने संपूर्ण कांग्रेस को इस पर दोषी करार दे दिया कि संपूर्ण कांग्रेस भ्रष्टाचारी। तो इसका मतलब जब एक कांग्रेस के बीजेपी के एक एमएलए को अभी रेपिस्ट है, और इससे पहले भी कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, इससे पहले बीजेपी के चिन्मयानंद रेपिस्ट, तो ये मान लिया जाए ना कि पूरी बीजेपी और आरएसएस रेपिस्टों की पार्टी। ये भी हम लोग कहें
और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बीजेपी तो खुद, आप देखिए गोरखपुर में, आज की मैं आपको घटना बता दे रही हूं कि गोरखपुर में एक युवती से जो है घर में घुसकर गैंगरेप किया गया। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की स्थिति यह है संदीप जी की अफसर की बेटी को गाड़ी में ले जाकर गाड़ी में घंटों घुमाते रहे और उसकी जो है गैंगरेप करते रहे। तो ये स्थिति महिला सम्मान तो नाहे, ये जो आप सवाल उठा रही है बीजेपी ने भी उठाए। आप अपना नैरेटिव दे रहे हैं, बीजेपी ने अपना नैरेटिव दिया कि भाई रेप राज्य बन गया है राजस्थान और हम आकर बदल देंगे। दिया कुमारी को खैर उप मुख्यमंत्री भी बनाया है, वो भी अपने आप में चुनौती है। पर हम जिस बात पर थे उसी पर रहते हैं। लाडली बहना योजना की क्या गूंज नहीं सुनाई दी, या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को एक आर्थिक संबल देने का काम किया था। अब वो शिवराज की बात हो, थी तो सरकार बीजेपी की, और उस पर ज्यादा भरोसा होता दिखा। ये सारी बातें बीजेपी ने जो कही थी वो कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में दिखा रही थी, पर भरोसा बीजेपी पर किया। संदीप जी, हम तो एक महिला होने के नाते ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 450 रुपए का सिलेंडर देने का आपने वादा किया, राजस्थान अन्य स्टेट्स में, आप उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आप उसको लागू कर दीजिए। किस बात की देरी है? आप किसानों की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी ये वही पार्टी है जो आपने खुद बताया कि किसान आंदोलित रहे और 750 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी काले कृषि कानून के चलते। बीजेपी के गवर्नर, उन्होंने गवर्नर है, वो कहते रह गए कि संवेदना व्यक्त कर दीजिए। कुत्ते बिल्ली के मरने पर संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, आज तक 2 शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं कहे। ठीक है, अब रेवड़ी के लिए मैदान पूरा खुल गया है अगर हम 2024 की भी बात करें, क्योंकि जन कल्याणकारी नीति हमने पिछले 3 दिनों 4 दिनों में दरअसल घोषणा पत्र के वादों पर खुलकर चर्चा नहीं की, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना दीवान। नहीं, बिल्कुल रेवड़ी का रास्ता खुल गया है और आप सही कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो रेवड़ी का कल्चर है ये देश के लिए घातक है। इससे आप हाईवेज नहीं बना सकते, एयरपोर्ट्स नहीं बना सकते और हमें इसे हराना होगा। उन्होंने ये बात कही, लेकिन साथ ही आपने देखा कि ये भी घोषणा हो गई कि लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। वो रेवड़ी में नहीं आता है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं क्या वो रेवड़ी में नहीं आता है ना? तो आप देखिए लगातार आप उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक संदीप खासियत है बीजेपी की। अगर उनको लगता है कि रेवड़ी का बांटना आपको वोट दिलवा सकता है तो आप ये जाकर लोगों से कहेंगे कि रेवड़ी बांटने में हम चैंपियन हैं क्योंकि हमारी गारंटी बाकी गारंटियों से मजबूत है। ये आप समझिए फर्क। कर्नाटक चुनाव से पहले की बात थी जब इन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर को हराना है। कर्नाटक में इनको लगा कि ये एक बड़ा जो फैक्टर कांग्रेस के साथ काम आया, वो जिस तरह से उन्होंने गारंटियां दी, तो आपने क्या किया कि उसी के सेंटर में आप आ गए। उनका कि ठीक है आप गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी। राजस्थान में तो पोस्टर ये चिपके, यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी होगी वो बाकी विपक्ष का कोई भी नेता हो उससे ज्यादा मजबूत होगी। और आप उसमें मोदी की गारंटी ही गारंटी है और मोदी जी नहीं कहने की जरूरत जी। हाँ, क्योंकि उसको बताना है कि मतलब मैं तो आप ही का हूं, मैं सब एक ही परिवार के हैं। फिर सवाल ये हो जाता है कि जो ये रेवड़ी है ये भारी किस पर पड़ेगी? सरकारी खजाने पर, जिसको रेड फ्लैग कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कांग्रेस पर, विपक्ष पर भारी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री ने अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लगा दी कि मैं कह रहा हूं मुझ पर भरोसा करो। या ये बीजेपी के लिए भी अब चिंता का सबब हो जाएगा, भाई 450 रुपए का सिलेंडर मिलना है तो सबको मिले। 2700 रुपए का गेहूं अगर खरीदा जा सकता है चुनावी राज्य में तो पूरे देश में क्यों नहीं? या 3200 रुपए धान पूरे देश में क्यों नहीं? अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक आध जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ मैं आपसे उतना सहमत नहीं हूँ, पर मैं अपने बचाव में बहुत ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, ये भी एक बात है। देखिए अगर आप देखें तो अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें तो अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 18% बढ़ा, ऐसा ये एक खबर है जो कि एक अच्छी खबर है जो रेवड़ी बांटना चाहते हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार की बात है। अगर आप देखें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो कह रही है कि 10% ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। आप रेवड़ियाँ बांटेंगे तो आप रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे? आप तो रेवड़ियाँ ही बांटते रहेंगे, पैसा तो आपके पास उतना ही है। अगर आप देखें आरबीआई को, उसमें 2 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी राज्य भी हैं, हरियाणा भी है, तो पश्चिम बंगाल भी है, जहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ जो आर्थिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, आपके डगमगा गया है, डगमगा गया है। इसीलिए वजह
आप ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं वो जरा कम कीजिए। आरबीआई लाल झंडी दिखा रहा है, लेकिन देखिए अब बहुत ही चालू भाषा में कहते हैं ना, इन सब की ऐसी की तैसी बड़ी चीज है चुनाव। हाँ, और इस समय बड़ा चुनाव है, 24 का चुनाव है, तो आप इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे। आपने ये देखिए रेवड़ी का फार्मूला चल रहा है, हम लोग रेवड़ी का फार्मूला लगाएंगे। आप और अगर आप इसको सूक्ष्मता से देखना चाहें, आप ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी वाला मुद्दा है, आप उसमें एक स्टैंड रखिए कि ये मुद्दा है ही नहीं। जब आप राज्यों के नेताओं को चुने तब आप इस मुद्दे का ध्यान रखें। यानी हम दोनों नाव में पांव रखेंगे और अपनी यात्रा करेंगे। रेवड़ियां बहुत खराब है, विकास खराब होता है, हम रेवड़ी में सबसे पक्के हैं। तो ये एक चरित्र है इस पार्टी का, और एक काबिले तारीफ बात यह है कि हर बार ये जनता को कन्विंस करते हैं। पर ये कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत वो बड़ी भी चुनौती शब्दशः यही वादे करते हैं, पर भरोसा उधर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेकिन अब सवाल राष्ट्रीय पटल का है जी। और राष्ट्रीय पटल पर ये देखिए, हर चीज को कहने का एक तरीका है, हर चीज को पेश करने का एक तरीका है। उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है, जिस तरह से वो अपनी बातों को कहते हैं, समझाते हैं। और आज तो जनता में भरोसा कायम करना ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आप बोल रहा हूं कि आज जिस तरह से अमेरिका वगैरह में भी चुनाव लड़ रहे हैं, विकसित देशों में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें तो एक ही पार्टी अलग अलग सुरों में अलग अलग क्षेत्र के वोटरों को बात करती हुई नजर आती है। हमने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में देखा। हम लोग वही चीज एक छोटे पैमाने पर बहुत ज्यादा उगड़े हुए अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि घंटी बजाने वाले कम हैं, घंटी बजाने वाले कम हैं कि साहब आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो है उसकी घंटी में तो मेरे ख्याल से बैटरी नहीं है, वो घंटी बजती ही नहीं है। वो पहले घंटी ठीक करेंगे, जब तक बजाएंगे तब तक तो अगला चुनाव आ जाएगा, ये चुनाव तो गया ही। ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, घंटी बज रही है फोन नंबर पर, पीसीआर में मुझे कह रहे हैं, और घंटी इस बात की भी बज रही है कि एक ब्रेक लेना होगा। लेकिन रेवड़ियों का ये जो ग्रेट इंडियन सेल और लगने वाली है, और कौन किस पर भरोसा करेगा, क्या ये लाख टके का सवाल होने वाला है।